नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मोदी और शाह के खिलाफ बीजेपी में खुली बगावत, मिड डे मुद्दा में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे भाऊ के साथ। तो मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े में आप सबका स्वागत है। ये बगावत मोदी और शाह को बर्दाश्त नहीं हुई और बगावत करने वाले पार्टी प्रवक्ता को आनन फानन में पार्टी से निकाल दिया गया है। हालांकि चिट्ठी जो जारी की गई है और सफाई जो दी गई है उसमें कहा गया है कि 20 जून को ही उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, क्योंकि वो एक जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के खिलाफ थे और इस वजह से उनको जारी किया गया था नोटिस। अब आप सोचिए 20 जून से 20 जुलाई, 20 जुलाई से 20 अगस्त होने करीब में है, 10 दिन और बचे हैं। नोटिस पर इतने लंबे वक्त तक इंतजार करती रही भाजपा 6 साल के निष्कासन के लिए। हम बहुत सारी एग्जाम्पल देंगे अभी। छत्तीसगढ़ जो आवाज उठाएगा, भारतीय जनता पार्टी में बोलना मना है। यहां पर सिर्फ आपको गुणगान करना है, सिर्फ गुणगान करना है, पांव पखारने हैं मोदी शाह के। अगर आपने अपनी बात बोल दी, अपने मन की बात बोल दी, तो आपके लिए जगह नहीं है भाजपा में, आप निकाल दिए जाएंगे। आपको सिर्फ मोदी के मन की बात सुननी है और शाह जो बोले वही करना है। इतना है तो आपका सर्वाइवल है भाजपा में। तो भाऊ को ले आइए, खबर दिखा दे जरा। स्वागत है भाऊ, आप सीधा खबर दिखा देते हैं। भैया खबर लाइए स्क्रीन पर फटाफट। तो सत्यपाल मलिक की उपेक्षा से आहत जाट नेता को भाजपा ने किया 6 साल के लिए निष्कासित। हालांकि ये फिर भी अभी आंशिक सत्य है। और लाइए जरा इंडियन एक्सप्रेस दिखाइए। बीजेपी स्पोक्सपर्सन एक्सपेल्ड फॉर स्पीकिंग अगेंस्ट पार्टी ट्रीटमेंट ऑफ सत्यपाल मलिक, जगदीप धनखड़। हटा दीजिए। तो निष्कासन के बाद जो कहा है वो पहले मैं बताता हूं, थोड़ा उल्टा चलते हैं। प्रवक्ता ने क्या कहा निष्कासन के बाद वो मैं आपको बता दूं। कृष्ण कुमार जानू ये हैं प्रवक्ता। इन्होंने लिखा, जैसे अनुशासन समिति अनुशासन के लिए बनाई जाती है, वैसे ही पार्टी का प्रवक्ता बोलने के लिए बनाया जाता है, चुप रहने के लिए नहीं। आप मेरे जवाब से संतुष्ट नहीं हुए, ये मेरा सौभाग्य है। आपने 1 महीने का मंथन करके मुझे 6 साल के लिए निष्कासन का आदेश दिया, इसके लिए साधुवाद, धन्यवाद, बधाई। विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री रहते श्रेष्ठ कार्यकर्ताओं ने गलत का विरोध करने की शिक्षा दी थी, मैं उसका पालन हमेशा करता रहूंगा। मेरे कारण पार्टी को असुविधा हुई, मुझे निष्कासन की चिट्ठी निकालनी पड़ी। इसके लिए जो मेहनत हुई उसके लिए विनम्रता के साथ क्षमा चाहता हूं। ये आज हम लोग टाइप का शो कर दिए हैं जानू जी, पूरा इन्होंने व्यंग के बाढ़ छोड़े हैं। मेरे विचार पथ पर मैं अडिग रहूंगा। मेरा साथ देने वाले लोगों का आभार, मेरे निष्कासन से खुश होने वालों को बधाई, धन्यवाद। ये क्यों बताया मैंने भाऊ? क्योंकि भाजपा में अब उन लोगों के लिए तो बिल्कुल जगह नहीं है जो जन्मजात इस विचारधारा के साथ थे। ये विचारधारा गलत तो सही हो, लेकिन होता है ना कि निष्ठा, तो निष्ठा, समर्पण और ईमानदारी की कतई जगह नहीं है। ये विद्यार्थी परिषद के जमाने से ये इनकी उम्र ढल चुकी है। विद्यार्थी परिषद के जमाने में संगठन महामंत्री रहा हुआ शख्स, उसे निकाला। अब मैं निकाला जो है, थोड़ा बयान तो लंबा है लेकिन जरूरी है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर तो चर्चा है और फिर बहुत सारी कड़ियां मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सब जगह जुड़ेंगी और गडकरी तक जाएंगी कड़ियां। जरा लाइए जानू, कृष्ण कुमार जानू जो प्रवक्ता थे अब तो निकाल दिए गए, सुनाइए। हाँ, नमस्कार दोस्तों। 4 राज्यों के राज्यपाल रहे, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे सतपाल जी मलिक के देहांत के बाद उनका अंतिम संस्कार देखकर और सरकार का उनके प्रति तिरस्कार देखकर मन बहुत आहत हुआ और बीजेपी में काम करने वाले जाट नेताओं से कुछ सवाल पूछने की इच्छा हुई। चाहे वो बीजेपी के सांसद हैं, चाहे वो बीजेपी के विधायक हैं और चाहे वो बीजेपी में विविध संगठनों में या पदों पर पदाधिकारी हैं, उनको एक बात का जवाब तो देना ही चाहिए कि जो सतपाल मलिक के साथ
सरकार द्वारा हो रहा है और उस पार्टी की सरकार में हो रहा है जिस पार्टी के वो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं, तो ऐसा सब कुछ आपके साथ नहीं होगा, ये आप क्यों सोचते हैं? जिस प्रकार के तिरस्कार की प्रकाष्ठा की गई है वो किसी भी दृष्टि से न्यायोचित नहीं ठहराई जा सकती जब तक भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के लोगों ने, जो आज का नेतृत्व है, आडवाणी जी के साथ जो किया, मुरली मनोहर जोशी जी के साथ जो किया, यशवंत सिन्हा जी के साथ जो किया, प्रवीण भाई तोगड़िया के साथ जो किया, संजय भाई जोशी के साथ जो किया, आदरणीय वसुंधरा जी के साथ जो किया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मामा के साथ जो किया, कठपुतली बनाने की जो कोशिश भाजपा का वर्तमान राष्ट्रीय नेतृत्व है धरातल पर मजबूत नेताओं के साथ कर रहा है, ये बहुत ही दुखद विषय है और पार्टी बहुत गलत दिशा में इस सारे कार्यक्रमों के माध्यम से बढ़ रही है। लोग चुप क्यों हैं समझ में नहीं आता। अरे भाई, बीजेपी के जाट नेता अगर उस कौम से आते हैं जो कौम सनातन की विसंगतियों के खिलाफ, और उस समय जब संचार का और जानकारी का इतना साधन नहीं था तब भी गुरु नानक देव के साथ हो गए थे, जाम्बोजी महाराज के साथ हो गए थे, दयानंद सरस्वती के साथ हो गए थे, तो फिर आज अन्याय के खिलाफ बोलने में उन कथित जाट नेताओं, जनप्रतिनिधियों की जबान तालू से क्यों चिपक रही है? जिस प्रकार का अपमान सतपाल मलिक के अंतिम संस्कार के समय, रोक दीजिए यहीं पर रोक दीजिए, क्योंकि उनका भाव पक्ष पूरा आ गया और उन्होंने पूरा गिनवा दिया, बड़े बेबाकी से आडवाणी जी से लेके और रानी शाह तक, वसुंधरा जी तक, सबको गिनवा दिया। और संजय भाई जोशी का भी नाम आ ही गया आज बहुत। अब तो कभी कभी आता है संजय भाई जोशी का, क्योंकि मोदी जी तो सुनना ही नहीं चाहते संजय भाई जोशी का। भाऊ, मैं एक चिट्ठी और दिखा देता हूं, निष्कासन वाली चिट्ठी, ताकि कुछ भी आधा अधूरा न रह जाए दर्शकों तक। निष्कासन वाली चिट्ठी ले आई, ये देखिए। भारतीय जनता पार्टी राजस्थान, श्री कृष्ण कुमार जी जानू, झुंझुनू, आपको दिनांक 20 जून 2025 को पार्टी के अनुशासन भंग करने के आरोप के कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। आपने कोई संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया। आपके द्वारा भारतीय जनता पार्टी के संविधान में वर्णित अनुशासन भंग करने का आरोप प्रमाणित है। अतः आपको भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से 6 वर्ष के लिए सक्षम स्तर पर स्वीकृति के पश्चात निष्कासित किया जाता है। और अनुशासन समिति के जो अध्यक्ष हैं ओंकार सिंह लखावत हैं, इन्होंने दस्तखत किया और जारी कर दिया। बस इतने बता दें कि ओंकार सिंह लखावत को भाजपा, राजस्थान भाजपा में एक ही बात के लिए जाना जाता था, अब तो चर्चा नहीं होती इनकी। जब वसुंधरा जी राजनीति के अपने शिखर पर थी तो ओंकार सिंह लखावत जैसे नेताओं को जाना जाता था अपने जुबान के लिए, ये बड़े ब्लंटली बोला करते थे। आज अनुशासन समिति का अध्यक्ष, अभी आजकल हालांकि ऐसे ही लोगों को बैठाया जाता है पहरेदारी चौकीदारी के लिए। ओंकार सिंह लखावत भाऊ, तब मैं राजस्थान के चैनल था, बिल्कुल 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 मैं जानता हूँ। हाँ, तो ये लखावत ये सबसे जो है वहां पे बोलते थे उटपटांग बयानबाजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने के लिए। लखावत को लोग इज्जत भी देते थे कि ओंकार सिंह लखावत है, बहुत टेढ़ा बोल देंगे, अपने नेताओं पर भी सवाल उठा देंगे। अनुशासन समिति का अध्यक्ष वही है। भाऊ, ये बगावत का सिलसिला क्या अब खतरनाक नहीं होता जा रहा है? बिल्कुल, और मुझे दया आती है संघ पे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पे। देखिए, विद्यार्थी परिषद हो, युवा मोर्चा हो, यहाँ पे संघ के स्वयंसेवक आते हैं और एक संघ का एक ऐसे आउटफिट है जहां संघ आखिर तक डिसिप्लिन्ड में रहते हैं। मैं ऐसे कई विद्यार्थी परिषद के लोगों को जानता हूँ, फुल टाइमर होते हैं वो, ऐसे कई लोगों को जानता हूँ कि जो आज भी उसी प्रिंसिपल्स के साथ है। लेकिन मैं जितने भी विद्यार्थी परिषद हो या युवा मोर्चा के लोग हो जो संघ से बीजेपी में लाए गए और उन्हें स्थापित किया गया और एक विचारधारा पूरे देश में फैलाने का काम उनको दे दिया गया, वो लोग आज सब हाशिए पे हैं। उनमें से कोई लोग आपको प्रोमिनेंट जगह पे नहीं दिखे। प्रोमिनेंट जगह पे वो लोग हैं। नहीं, जेपी देखिए आशीष भाई, जेपी नड्डा, ये अपवाद भी नहीं कहता मैं,
ये हाँ उस समय भी स्वयंसेवक कैसे बने, ये शायद संघ की बड़ी चूक होगी। हाँ स्वयंसेवक बोलता है आशीष, हाँ स्वयंसेवक बोलता है क्योंकि उसकी एक विचारधारा गढ़ती है। आज जब 100 विधायक घेरते हैं मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश को, मोहनलाल यादव को, तब पार्टी कहती है कि ये तो हमारे यहाँ प्रजा लोकतंत्र है, ये हाँ लोकतंत्र हो जाता है। जब उनकी सरकार खतरे में आती है तो आपकी औकात होगी तो सभी विधायकों को निष्कासित करके दिखाए, नहीं दिखाएंगे, सरकार गिर जाएगी। जब सरकार चाहिए होती है तो फिर आपको वो लोकतंत्र में तब्दीली हो जाती है। और जब आपके हाथ में डंडा होता है, मेजोरिटी है, तो फिर हर बोलने वाला अनुशासनहीनता करता है। ये बीजेपी की परिभाषा लगातार बदलती है। देखिए बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी खासकर 2014 के बाद कोई बोलने वाला नहीं है। मैं आज यदि ये वर्तमान नेतृत्व होता तो मुझे लगता है सुमित्रा महाजन हो या फिर सुषमा स्वराज हो, ये सारे लोग कब के पार्टी से बाहर फेंके जाते। मुझे मालूम है नेशनल एग्जीक्यूटिव हुई थी नागपुर में, अटल जी की सरकार थी और सुषमा जी ने धुआंधार 1 घंटे के भाषण में सरकार को पूर्ण रूप से घेरा था। वहां उनका लाइफ लॉन्ग निष्कासन हो जाना चाहिए था, वर्तमान में हो तो। आज तो सिर्फ चाटुकार जो है वही बैठते हैं। आज क्या इसने क्या किया? यदि एक प्रवक्ता है और ऊपर से जिला अध्यक्ष थोपे जाते हैं, जो अपना डिपॉजिट भी नहीं, वो झुंझुने वाले जिला अध्यक्ष को लेके बात हुई थी। पार्टी यदि डूब रही है तो पार्टी को जिस माली ने जो पौधा लगाया, आशीष, जिस माली ने वो पौधा लगाया, वो माली की आंखों में आंसू होंगे जब वो पेड़ में कोई मट्ठा डालेगा तो वो तिलमिला उठेगा, क्योंकि उसने सींचा है। विद्यार्थी परिषद के लोग हो, युवा मोर्चा के लोग हो, इन्होंने लड़ाइयां लड़ी है, ये रास्ते पे उतरे हैं, इन्होंने डंडे खाए हैं। ऐसा नहीं कि कांग्रेस के शासन में डंडे नहीं चले, इन्होंने डंडे खाए हैं। पार्टी को इस स्थिति में पहुंचाने के लिए कि आप पहली बार विधायक बनने वाले आदमी को भी आप मुख्यमंत्री बना सकते हो, ये जो ताकत आपको मिली है, इस ताकत के पीछे ये जानू जैसे लोग थे, इनकी मेहनत थी। मुझे तो लगता है अभी संघ को अपनी शाखाओं में पूरा कोर्स उल्टा करना पड़ेगा। ये मेरी संघ को भी अनुशंसा है। यदि आप चाहते हैं कि आपके स्वयंसेवक प्रताड़ित ना हो तो आप अपना ट्रेनिंग का पैटर्न बदलिए। आप सुबह शाखा लगते से ही नमस्ते सदा वत्सले मत कहिए, नमस्ते मोदी शाह कहिए। आप बता दीजिए स्वयंसेवक को, कोई विचारधारा नहीं होती। दिल्ली में जो आका बैठे होंगे उनके चरण धोना, उस चरण का तीर्थ पीना, वो जो कहे उसके आगे 2 शब्द कहना, उनकी जय जयकार कहना, यही पार्टी है। मेरे जैसा यदि पार्टी में होता और अटल बिहारी वाजपेयी और पुराने लोग होते, खुशबू ठाकरे होते, तो नीतीश ये जो अपना दुबे है, तो निशिकांत दुबे, ये सरपंच का भी टिकट नहीं पाता। आज जेपी नड्डा को शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए इस आदमी को। लेकिन बेशर्मी इतनी छाई है कि शर्म आती नहीं इनको, क्योंकि इनका अपना वजूद नहीं है। ये आज मंत्री है, राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो सिर्फ किसी के कृपा से है। इसका क्या वजूद है? कहां जमीन से जुड़ा हुआ नेता है ये? इसीलिए जब दुबे ने कहा कि बीजेपी की कोई औकात नहीं, 150 सीटें नहीं पाते, ये तो मोदी जी है जो इतने सीटें लेके आते हैं, तो अध्यक्ष को डूब मरना चाहिए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक को तो बोल ही देना चाहिए, घर ही बैठना चाहिए। ना संघ की कोई औकात रही, ना कुछ नहीं। निशिकांत दुबे ने एक झटके में सबकी मां बहन कर दी। अरे आपको लेना है तो आपको तो उसके खिलाफ अनुशासन की नोटिस देना चाहिए कि आप बीजेपी को क्या समझते हैं। जिस बीजेपी के टिकट पे, सिंबल पे और बी फॉर्म जिस अध्यक्ष ने आपका साइन किया है, आप उसको नकार रहे हो। फेंको पार्टी के बाहर इसको। लेकिन पार्टी को अब कार्यकर्ताओं की जरूरत नहीं है, कारपोरेट दलालों की जरूरत है। क्या गलत कहा उसने? पूरे जाट नेता दुखी है आज। लेकिन मुझे समझ में नहीं आया जाटों में इतना डाइल्यूशन कैसा हुआ। जाट अपने बिरादरी के लिए कटने को तैयार होते थे। आज तमाम जाट नेता, उसने सही कहा जानू ने कि तुम्हारी क्या इतिहास रहा जाटों का। अरे वो मलिक साहब देखो, उसने कभी ये नहीं कहा, ये नहीं सोचा कि मेरा पॉलिटिकल करियर क्या होगा।
हम्म मलिक चरण वंदना करते तो हो सकता है राष्ट्रपति बन जाते, हम्म लेकिन उन्होंने चरण वंदना करने के बजाय अपने समुदाय किसानों के साथ खड़ा होने की बात सोची, क्योंकि वो चरण सिंह का प्रोडक्ट था, किसान के मसीहा का प्रोडक्ट। किसान के लिए नहीं बोलेगा तो किसके लिए बोलेगा? मलिक साहब ने प्रताड़ना झेली होगी, मलिक साहब ने अपमान झेला होगा, लेकिन मलिक साहब आने वाले युगों युगों तक याद किए जाएंगे इसके लिए कि चौधरी चरण सिंह की विरासत उनके बेटों ने नहीं, सत्यपाल मलिक ने संभाली थी। हम्म लेकिन क्या कभी जेपी नड्डा के गुण गाए जाएंगे कि जिस संघ से आए हैं उस संघ को ही उन्होंने कहा कि आपकी जरूरत नहीं है? जब संघ को ही डिसोन करते हैं तो फिर आप बाकी चीजों से, आपको जेपी नड्डा से क्या अपेक्षा करते हैं? और ये एक जगह नहीं हो रहा है आशीष, हर जगह मुंह खोलने वालों को प्रताड़ित किया जा रहा है। कैलाश विजयवर्गीय देख लीजिए, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ में देखिए, वो रवि रवि ने क्या कहा, रवि भगत ने क्या कहा था, उसने क्या गलती थी उसकी? अरे रायगढ़ जिले में 4 सीटों में से 3 सीटें कांग्रेस के पास है, हम माइनॉरिटी में। तो रायगढ़ जिले में जब हमारी सरकार है तो हमारे बीजेपी के लोग काम करेंगे तो लोगों में विश्वास पैदा होगा। बाकी 3 सीटों पे वो जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग का जो फंड होता है, वो सीआरएस जो होता है, वह 2 कंपनियां हैं मेजर, एक जिंदल का पावर प्रोजेक्ट है और अडानी की माइनिंग है। उनसे जो पैसा इकट्ठा होता है वो जिले के सभी विधानसभा में, खासकर उन विधानसभा में ज्यादा खर्चा होना चाहिए जिस विधानसभा में कांग्रेस के नेता है। तो उनको समझ में आ जाएगा कि ये बीजेपी के लोग कर रहे हैं। और जहां बीजेपी का नेता है, ओपी चौधरी चुनाव जीता है रायगढ़ से, वो तो अपना खुद का फंड ला ही रहा है, सरकार का फंड। ये पीड़ा यदि युवा जनता मोर्चा के नेता की है, युवा जनता मोर्चा का नेता एक आपका यूथ विंग का हेड है भाई, वो ओपी चौधरी जैसे प्रदेश अध्यक्ष है भाई। वो ओपी चौधरी जैसे कल से रिटायर्ड हो गए ये टुच्चे आदमी जो फाइल लेके और डायरी और पेन लेके नेताओं के सामने खड़े होते थे, ब्यूरोक्रेट की औकात क्या है? मंत्रियों के सामने खड़ा ही होता ना, उसको आप आपने मंत्री बना दिया। और वो मंत्री आज अपने तमाम अध्यक्षों, ऑफिस बेयरर्स को तहसीलदार और पटवारी समझता है। जैसा कलेक्टर तहसीलदार और पटवारी को समय नहीं देता, वैसा ही समय नहीं देता उनको। क्या करेगा? क्षेत्र में जाते हैं लोग गाली देते हैं, आपके ऑफिस बेयरर्स आपको आके कहते हैं कि सर ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। आप मंत्री के सामने जाते हो, मंत्री अपॉइंटमेंट नहीं देता, तो क्या करेगा? कहीं तो बोलेगा। और जब बोला तो अनुशासनहीनता की तुरंत नोटिस मिल गई उसको भी पद से निकाला जाएगा। बिल्कुल निकाला जाएगा उसको पद से। और एक मैसेज जाएगा छत्तीसगढ़ में, जनता के लिए करने वाले नेता नहीं चाहिए, यहां ओपी चौधरी के चरण धोने वाले नेता चाहिए, क्योंकि ओपी चौधरी के डायरेक्ट सीधा दिल्ली से संबंध है। भाया अमन सिंह, अडानी और वो सब भाया भाया चल रहा है। छत्तीसगढ़, ओडिशा पूरा कारपोरेट सेक्टर संभाल रहा है। गौतम अडानी की कंपनी, गौतम अडानी का एक मैनेजर भी चला जाए तो सीएम से लेकर सारे लोग उसकी अगुवाई में लगे रहते हैं। जैसे ट्रम्प के दामाद और बेटे चले गए पाकिस्तान तो पूरी पाकिस्तान सरकार एयरपोर्ट पे लेने गई। वो हालत है भाई छत्तीसगढ़ और ओडिशा की। बात करिए। और ये दोनों राज्य, ओडिशा तो मैंने आपको बहुत पहले से कहा कि मेरे बहुत दिल के नजदीक, बहुत ओडिशा में जाता हूं, मिलता हूं, लोगों की पीड़ा है। तो ये है क्यों? क्या अमित शाह और नरेंद्र मोदी को सवाल पूछना पाप हो गया? हाँ, पार्टी के अंदर कोई डेमोक्रेसी नहीं है। तो फिर अध्यक्ष का चुनाव, उपाध्यक्ष का चुनाव, ये नौटंकी क्यों करते हैं? है तो नौटंकी ही। अध्यक्ष तो ऐसे ही चुने जाते हैं, रखे जाते हैं, लिस्ट आ जाती है कि ये अध्यक्ष बनेंगे, अध्यक्ष बनेंगे। नहीं, एक बड़ा सवाल है कि जो नेता जिनका नाम लिया, मान लिया अडवाणी, यशवंत सिन्हा, मुरली मनोहर जोशी, ये तो अब उस स्थिति में नहीं है कि दोबारा भाजपा को पुरानी भाजपा बना पाए, नहीं है वो फिजिकली ऐसी कंडीशन। लेकिन
गडकरी, वसुंधरा, शिवराज सिंह चौहान, मामा का भी नाम लिया था, हालांकि मामा तो लेट गए हैं। अब पता नहीं क्यों, कौन सी कंपनी है, क्या है मामला नहीं पता, लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया, शिवराज सिंह चौहान, नितिन गडकरी, संजय भाई जोशी, ये क्यों नहीं एक बार, क्योंकि भाजपा में नरेंद्र मोदी से कम योगदान इनमें किसी का भी नहीं है, किसी का भी नहीं है। ना वसुंधरा का कम बिल्कुल योगदान है, ना संजय भाई जोशी का है, ना गडकरी का, किसी का ज्यादा कम ही योगदान नहीं। ज्यादा है, हाँ, ज्यादा है आशीष। तो क्यों नहीं पार्टी नरेंद्र भाई बचाने ने क्या उतरते किया, हैं? मुझे बताइए ना। नरेंद्र भाई जनरल सेक्रेटरी थे, हरियाणा की सरकार लेके आए क्या वहां पे? हाँ, नहीं आई। हाँ, वो योगदान क्या है? हाँ, अमित शाह अध्यक्ष है और वो सत्ता में रहे, लेकिन अमित शाह अध्यक्ष होने के बाद क्या पहली बार वहां पे बीजेपी में कोई नेता बना क्या? सैकड़ों लोगों ने शहादत दी है, लठ खाए, सर फोड़े, घर बर्बाद हो गए, प्रॉपर्टियां दान कर दी। कई अनसंग हीरोज हैं जिनकी कोई नहीं होती। आज मतलब संयोग से आज रक्षाबंधन का दिन हम बात कर रहे हैं आशीष। मेरी एक कजिन सिस्टर है, उसकी जहां शादी हुई बापट परिवार में, वो पूरा परिवार संघ से डेडिकेटेड थे, बहुत बड़ा परिवार, बापट वाड़ा पूरी कोठी थी खंडवा में। क्या किया? संघ को दान दे दी, सारी प्रॉपर्टी संघ को दान दे दी। और खुद अटल बिहारी वाजपेयी जब अखबार में काम करते थे, आडवाणी जी जब काम करते थे, उनका असिस्टेंट बन के काम किया। लेकिन संघ ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया? बेटे को पूछा तक नहीं कि भाई तुम क्या करोगे। ये तो किस्मत होगी कि हमारे जीजा एक होनहार निकले, टेक्निकल साइड पे बहुत बढ़िया, ऑडियो विजुअल में ही थे, अभी रिटायर्ड हुए हैं क्रिएटिव डायरेक्टर के पोस्ट से एक बड़े चैनल से। लेकिन उनका संघर्ष मैंने आंखों से देखा है, आंखों से देखा है। 24 घंटे में 18 19 घंटे वो आदमी एडिटिंग का काम करता था। परिवार चलाना है, क्योंकि अपने विरासत में कुछ नहीं, वहां जो भी था सब संघ को दान दे दिया था। पार्टी ने पूछा, अरे पार्टी कैंपेन फिल्म भी बनाती थी तो दलालों को बुलाती थी, और वो दलाल फिर इनसे काम करवाते थे, सबलेट करवा के। ये तो योगदान है। ऐसे सैकड़ों लोग हैं। आप यदि आज प्रधानमंत्री है तो इसलिए नहीं कि आप है। निशिकांत दुबे तो ये कॉर्पोरेट सेक्टर का लाइजनर था, इसे क्या मालूम बीजेपी का संघर्ष। ये तो हमेशा सत्ता पक्ष के साथ रहता है, जिसकी सत्ता उसके साथ रहता है, तभी तो इनके काम होते हैं। तो इनको पता है नहीं संघर्ष का। ये तो हमेशा सत्ता के साथ रहे, तो इन्होंने हमेशा सत्ता का मलाई खाई है। वो जानू की पीड़ा है अपनी, रवि भगत की पीड़ा है अपनी, कैलाश की पीड़ा है अपनी, हाशिए पे है सब। महाराष्ट्र में एकनाथ खड़से, जिसने महाराष्ट्र में गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन, खंडे से खंडा मिला के गांव गांव जाके पार्टी को खड़ा किया। आज भी पार्टी सब दूर मार खाने के बाद भी यदि कहीं पार्टी को आशा की किरण दिखती है तो खानदेश में, महाराष्ट्र में। और उस खानदेश में पार्टी को बनाया किसने? एकनाथ खड़से ने। एकनाथ खड़से को इतना प्रताड़ित किया गया, उसको पार्टी से निकाल दिया गया। उसके बाद लोकसभा चुनाव के पहले उसे पार्टी में लाया गया। सुन, मतलब क्या शोकांतिका है। जेपी नड्डा ने उनके गले में गमछा डाल के बोला कि आप पार्टी में आ जाइए, आपकी जरूरत है। बेचारा लोकसभा चुनाव में फिर लगा रहा, फिर रिजल्ट दिए, और लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नहीं, आदमी तो नहीं चाहिए। दिल्ली में जिसका भाजपा में प्रवेश हुआ, महाराष्ट्र ने उसको फिर बाहर कर दिया। ये आप करते हैं। कौन सा राज्य है मुझे बताइए आप? बंगाल देखिए, बंगाल का था हिसाब आपके पास है, कितनी बार बंगाल पे स्टोरीज करी हमने। ओडिशा में पूछिए आज,
उड़ीसा में ओरिजिनल बीजेपी कहां है? आज उड़ीसा में चुनाव हो गए तो बीजेपी को 10 विधानसभा की सीटें नहीं आती। ये स्थिति हो गई उड़ीसा में, क्योंकि उड़ीसा में लोग कहते हैं कि पहले गुजरात जाओ, अडानी जी की चरण छुओ, उनसे कुछ काम बताओ तो काम होगा। उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में यही बात है। बाहर क्या है लोगों को तवज्जो? अजीत पवार को तवज्जो, लोग वहां मार खाए, लट खाए। अजीत पवार कांग्रेस था तो भी सत्ता में, बीजेपी था तो भी सत्ता में। हाँ, संघर्ष कहां किया उन्होंने? एकनाथ शिंदे तभी भी सत्ता में, अभी भी सत्ता में। संघर्ष कहां किया इन्होंने? छगन भुजबल तभी भी सत्ता में, अभी भी सत्ता में। बाकी लोगों को संघर्ष पूछो ना। नहीं, आप यहाँ पर निपटा मतलब बाबू एक एक कहानी, मुझे तो कुछ लोगों की कहानियां दिल्ली में पता पड़ी। हम्म, ऐसा नहीं कि बीजेपी में हम कोई किसी व्यक्ति के खिलाफ बोलते या पार्टी के खिलाफ बोलते। भारतीय जनता पार्टी और संघ में इतने संबंध अच्छे हैं और इतने लोग बोलते हैं। एक बहुत वरिष्ठ नेता है जो अभी राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा ऑफिस बेरर है, हम्म, उसने ऐसे ही बात करते करते मुझे कहा कि अरे आपके महाराष्ट्र के चंद्रकांत पाटिल हमारे साथ हुआ करते थे। मैंने बोला कौन चंद्रकांत पाटिल? दो चंद्रकांत पाटिल है ना, एक गुजरात के और एक महाराष्ट्र के। मैंने गुजरात वाले? बोले नहीं नहीं, महाराष्ट्र के। मैंने अच्छा वो कोल्हापुर वाले? बोले हाँ हाँ। बोले वो पार्टी में थे, फुल टाइमर थे हमारे साथ विद्यार्थी परिषद में। मैंने क्या हुआ? बोला कुछ नहीं, गरीब घर के थे लेकिन पार्टी के प्रति समर्पित, संघ के प्रति समर्पित। बोले बहन की शादी तय हुई। गांव में होता है ना, शादी तय होती तो कपड़े लेने शादी का आधा गांव निकल लेता है। तो वैसे शादी के लिए दुकान में आ गए और वहां क्या हुआ, बहन भी थी। अब ये भाई छुट्टी लेके गए थे कि बहन की शादी है, बस्ता खरीदना है। वहां बहन ने एक साड़ी पसंद की और पिताजी ने दुकान में डांट दिया, ये साड़ी लेने की औकात है क्या आपकी? कैसी बात कर दी थी? दादा को बहुत बुरा लगा। दादा वापस आ गए और दादा ने एक एप्लीकेशन लगाई कि क्या मुझे 1 महीने की छुट्टी मिल सकती है। पूछा गया कि क्यों 1 महीने की छुट्टी चाहते हो? तो बोला मैं कहीं जाके नौकरी करूंगा, मुझे पैसे कमाने हैं, नौकरी करके मेरी बहन को साड़ी देनी है। संयोग से आज रक्षाबंधन का दिन है। तो उनके जो वरिष्ठ थे, उनका नाम मैं भूल गया, उनने कहा कि चंद्रकांत तुम्हें जाने की जरूरत है। सबने मिलकर पैसा कंट्रीब्यूट किया, 20-25 लोगों ने मिलकर, और चंद्रकांत दादा को लेके गए और वो साड़ी जो पसंद की थी वो खरीदी गई और बहन को दी। क्या इन लोगों का योगदान कम है भारतीय जनता पार्टी में? लोगों ने ये एक एक छोटा छोटा संघर्ष है आशीष, सहयोग से, मतलब आज उनके बहन की बात कर रहा हूं मैं। आज कहां है चंद्रकांत पाटिल जो लगातार बीजेपी को गाली दे रहे थे, बीजेपी को पनपने नहीं दिया इतने दिन तक, जनसंघ के साथ जिसकी दुश्मनी थी, संघ को जिसने हजारों गालियां दी थी, वो लोग बड़े मंत्रालय में बैठे हुए हैं। और जिसने अपना पूरा जीवन दे दिया, अपने परिवार को स्वाहा कर दिया, वो आदमी हायर एजुकेशन का मंत्री बनाया गया। एक समय रेवेन्यू मिनिस्टर हुआ करते थे, उनको हायर एजुकेशन दिया गया। और अजीत दादा पवार वित्त मंत्री है। संघ को गाली देना, बीजेपी को गाली देना। एकनाथ शिंदे ने कहा था जब पहली बार मुरली मनोहर जोशी के समय सरकार थी, एकनाथ शिंदे का रिकॉर्डेड, हाँ मनोहर जोशी की जब सरकार थी, एकनाथ शिंदे ने ठाणे ने कहा कि मैं आदरणीय बाला साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये भाजपा से हम दूर हटे, ये हमको खा जाएगी। और पहला इस्तीफा मैं देने को तैयार हुआ, पॉकेट से इस्तीफा निकाला था स्टेज पे। जो भाजपा को गाली दे रहा था, आज भाजपा में बड़े मंत्रालय पे है। और जिसने भाजपा के लिए अपना पूरा जीवन, अपना परिवार स्वाहा कर दिया, वो आज हाशिए पे पड़ा है। ऐसे हजारों मैं किस्से बता सकता हूँ, एक एक जिले के, क्योंकि मैं लगातार लोग सुनते हैं और मैं जब सुनता हूं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक महाराष्ट्र का एक आदमी पढ़ने के लिए बनारस, उस जमाने में बनारसी कॉलेज हुआ करते थे, हायर एजुकेशन मतलब बनारस, वो बनारस पढ़ने गए तो बीएड कहाँ जाएंगे, बनारस रहेंगे कहाँ? तो संघ के कार्यालय में उन्होंने काम भी करना शुरू कर दिया। वो मुझे बताते हैं कि जब अटल जी आते थे तो साइकिल थी कार्यालय में, तो साइकिल में डबल सीट बिठा के मैं अटल जी को लेके जाता था। और जब रेलवे क्रॉसिंग आता था तो साइकिल ऐसी उठा के लेके जानी पड़ती थी। तो अटल जी ने मुझे कहा कि लाइए, मुझे मेरे को दे दीजिए साइकिल।
उन्होंने कहा कि नहीं नहीं अटल जी, बोले नहीं नहीं, आप मेरे को इतना देर तक लेके आए, साइकिल उठा के लेके जाने का काम मुझे करने दीजिए। अटल जी ने साइकिल पे डबल सीट पे बैठे, किसी ने सुना क्या अटल जी का संघर्ष? आप तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हो, लाखों के सूट पहनते हो, चार्टर्ड से घूमते हो, आपके बच्चे अंगूठा बहादुर होते हुए भी बड़े बड़े जगह पे बैठे हैं, हजारों लाखों करोड़ का टर्नओवर कर रहे हैं। यह संघर्ष था साइकिल पे बैठने का अटल जी का। सुमित्रा महाजन थी महिला मोर्चा में, इंदौर से दिल्ली एसी में नहीं आते थे, जनरल डब्बे में आते थे। गर्मी का टाइम, पार्टी ने बुलाया है दिल्ली संघर्ष करने के लिए, चलो दिल्ली। पूरी महिला बैठ गई, 100 महिलाएं इंदौर की घुस गई डब्बे में, जनरल डब्बे में बैठ गई, और हाथ में मटके लेके, पानी मटके में भर भर के, वो मिट्टी के जो मटके होते हैं वो रखे, क्योंकि ठंडा पानी मिलना चाहिए। बिस्लरी का पानी पीने की औकात नहीं थी। सेव और परमल जो वो होते हैं, वो नमकीन लेके बैठते थे कि अपने को दिल्ली तक जाना है, खाना इसी में होगा। घर से रोटी बांध के निकलते थे, यहाँ आके किसी गुरुद्वारे में रुकते, नहाते थे और फिर संघर्ष के लिए जाते थे पार्टी के। आज वो सुमित्रा महाजन तुमने हाशिए पे रख दी, उसके संघर्ष का कोई मोल नहीं है। आपने क्या संघर्ष किया? आपने वहां चाय बेची जहां रेलवे स्टेशन भी नहीं था। अमित शाह जी ने क्या संघर्ष किया? जेपी नड्डा ने क्या संघर्ष किया? बताइए जेपी नड्डा। अमित शाह तो अडानी जी के साथ पार्टनरशिप में धंधा करते थे, बिजनेस था इनका, प्लास्टिक की ट्यूब बनाने का काम था इनका, दोनों स्कूटर पे घुमा करते थे। तो बुरा लगता है। इसीलिए आशीष तकलीफ होती है। मोदी मर गए बेचारे अभी बिहार में। क्या मोदी ने बिहार में, सुशील मोदी ने क्या बिहार में बीजेपी खड़ी करने के लिए प्रयास नहीं किया? आज नॉर्थ ईस्ट में वो कांग्रेसी आदमी वहां बैठ के मुख्यमंत्री बना है। अरे नॉर्थ ईस्ट में मरे हैं 500 से ज्यादा स्वयंसेवक मर गए संघर्ष करते करते और बीजेपी की विचारधारा लेते लेते। आज जब सत्ता का बात आती है तो वहां पे कोई कांग्रेसी आ जाके वहां पे मुख्यमंत्री बनता है, क्योंकि अब सत्ताकरण सब कुछ हो गया है, विचारधारा चली गई है। जानू शायद विचारधारा का विषय लेके चलते हैं, रवि भगत शायद विचारधारा को लेके चलता है, और मामा ने सही जगह पे देख लिया कि भाई शरणम गच्छामि करने में ठीक है। सत्यनारायण सत्तन है इंदौर में, सत्तन गुरु का कद आज भी जितने भी कैबिनेट में नेता है उनसे कई गुना ऊपर है, लेकिन कवि हृदय है, बेबाक बोलते हैं, तो सत्तन हाशिए पे। ऐसे एक एक प्रदेश का मतलब बोलते रहूं तो रात हो जाएगी, इतने नाम हैं। बहुत लंबी फेहरिस्त है ये, बहुत लंबी फेहरिस्त। अभी भारतीय जनता पार्टी वालों को समझ लेना चाहिए कि उनके पार्टी में लोकतंत्र समाप्त हो गया है, बोलने की आजादी नहीं है। मैंने कहा ना, पूरी पार्टी कव्वालों की टोली हो गई है। सिर्फ ताली और थाली बजाना आपका काम है, बोलने का अधिकार सिर्फ 2 को है। और ये बात मोहन भागवत भी समझे। मोहन भागवत जरूरत से ज्यादा नसीहत देने लगेंगे तो कल मोहन भागवत का भी निष्कासन हो सकता है, क्योंकि बात यहां तक आ गई है। भागवत से ज्यादा भाजपा के कार्यकर्ता और समर्पित नेता समझ लें कि वो कहते थे ना, संघम शरणम गच्छामि, नहीं, संघ खुद ही मोदी शरणम गच्छामि है, शाह शरणम गच्छामि है। भागवत और संघ, अब ये इनकी रीढ़ नहीं बची है। अगर इनकी रीढ़ होती तो ये अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, अपने समर्पित लोगों को, वो दिलीप घोष से लेकर के रवि भगत से लेकर के कृष्ण कुमार जानू तक, उनको बचाते। बिल्कुल बचाते नहीं, कम से कम साथ, मैंने बोला बचाने की बात बाद में, साथ में खड़े होने का माध्यम होता, हिम्मत दिखाते साथ में खड़े होने का। आज पूरा राजस्थान जानू की भाषा बोलता है, ऑफ द रिकॉर्ड, कंधे पे हाथ रख के धीरे से।
आज जानू ने बोला औकात होगी तो खड़ा होकर दिखाओ जानू के साथ। तो ये सवाल असली जानू का असली नहीं, ये दर्शक भी सोचते होंगे कि एक प्रवक्ता ने क्या एक्शन लिया, ये जानू का नहीं, ये सोच है, ये शुरुआत है। मंगल पांडे बहुत बड़े पोस्ट पे नहीं था। मंगल पांडे एक सिपाही था अंग्रेजों के फौज में, लेकिन उस सिपाही ने गद्दारी, मतलब सॉरी, सिपाही ने ललकारा, जमीर जगा उसका, तो एक आजादी के पहले आंदोलन का जन्म हुआ। और वही प्रेरणा स्रोत आने वाले इस तमाम पीढ़ियों के लिए रहा, और अंग्रेज चले गए। तब लोगों को लगता होगा यार एक सिपाही ने बोला, इतना क्या चिंता करने की जरूरत है, क्या करना चिंता। हाँ, खैर भाजपा में शायद ही अब वो हो पाए, क्योंकि देखिए संघ की कमजोरी ये बताती है कि मोदी शाह के सामने झुके रहो, सत्ता का मलाई खाते रहो। इजाजत दीजिए हमें, हाँ बस मलाई खाओ, मलाई लगाओ, चेहरा चमकाओ। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।